Welcome to the lecture season Object-Oriented Programming using C++. This is lecture 8. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Post Graduate नेहरू कॉलेज जज्जर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप कंपेटिबिलिटी कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं जो डिक्लेयर करेंगे हम, तो उसमें इंटीजर में इंटीजर टाइप का पहले वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर में कैरेक्टर टाइप का। और दूसरे टाइप अगर इंटीजर में शॉर्ट इंट लॉन्ग इंट स्टोर करेंगे तो वो उसको हमें एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर नॉट डायरेक्टली कंपेटिबल विद ईच अदर। उसका तो हम देखा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करेंगे, डायनेमिकली उनको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, इससे हमारा कोड कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखें हमने रेफरेंस वेरिएबल कि हम विदाउट वेरिएबल को एक्सेस करें उसको कैसे अपडेट करेंगे उसके रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से। ठीक है, मैं सेफ फंक्शन देखा था। आज हमारा है ऑपरेटर्स इन C++। एक वीडियो पढ़ी है पहले से मेरी, जिसमें ऑपरेटर्स जो हमारे नॉर्मल अर्थमेटिक लॉजिकल बाकी जो ऑपरेटर होते हैं सी में, वो सारे तो C++ में है ही, कुछ इसमें स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं जिसको हम ध्यान से देखेंगे। बाकी जो बचे हुए हैं आप वो वीडियो से देख लेंगे, उसका लिंक मैं आपके क्लासरूम में डाल दूंगा। तो ऑपरेटर्स इन C++, सबसे पहला ऑपरेटर हमारा इंसर्शन ऑपरेटर, ये आपका। सेकंड आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर और एक और ये पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। उसके बाद चार हैं ये डिलीट, एंड लाइन, न्यू एंड सेट डब्ल्यू। इंसर्शन ऑपरेटर एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। C++ is able to input and output the built-in data type using the stream extraction operator। ठीक है, ये मैं ऑपरेटर देखे हैं पहले, यूज़ कर रहे हैं हम डेली अपने प्रोग्राम्स बनाने में। द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, इंसर्ट के लिए। ठीक है, देखते हैं। स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स कैन आल्सो बी ओवरलोडेड टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट फॉर यूजर डिफाइंड टाइप्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। हमारा इंसर्शन ऑपरेटर क्या होता है, दिस वन आपके डबल लेस देन साइन इज वन वी यूजुअली यूज फॉर आउटपुट। देखो कर नाम क्या है, इंसर्शन, कर क्या रहा है, आउटपुट। तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यानी कि इंसर्शन ऑपरेटर तो इंसर्ट करेगा ना, इंसर्ट करेगा ये, लेकिन कहाँ पे करेगा, आउटपुट की साइड में। एग्जाम्पल देखते हैं, हम सी आउट करते हैं, हम सी आउट देन इंसर्शन ऑपरेटर, दिस इज आउटपुट। ठीक है, ये एंड लाइन मतलब हमारी जो स्लैश एन हम यूज करते थे ना पहले, उसमें सी में हम स्लैश एन यूज करते थे नेक्स्ट लाइन के लिए, उसी का अल्टरनेट हमारा एंड लाइन ऑपरेटर है, लाइन फीड ऑपरेटर। अब ये क्या करेगा, अब ये इस आउटपुट को कहाँ पे इंसर्ट कर देगा, इस साइड में आउटपुट की तरफ। इस साइड एरो जा रहे हैं ना, इधर उल्टा चलेंगे। नॉर्मल जो लॉजिक हमारा क्या होता है, हम इधर देखते हैं इंसर्शन, इधर जाते हैं तो, क्योंकि हम लेफ्ट राइट के हिसाब देखते हैं, हाथ के हिसाब से, क्योंकि राइट साइड आउटपुट होगा, लेकिन इसमें उल्टा होता है। आपका सी आउट की तरफ जा रहा है, मतलब ये आप जो स्क्रीन जो आपका जो डेटा है उसको आप इंसर्ट कर रहे हो हमारे कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, it gets its name from the idea of inserting data into output stream। अब यार आउटपुट स्ट्रीम जो हमारी, उसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं हम, इसलिए इसको क्या बोला, इंसर्शन ऑपरेटर बोला गया इसको। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज द वन वी यूजली यूज फॉर इनपुट, इसको इनपुट के लिए यूज करते हैं, जैसे हम इनपुट लेने के लिए CIN। ठीक है, इट गेट्स नेम फ्रॉम द आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। तो ये दो लाइनें हैं, ये बिल्कुल ध्यान से देखनी है आपको। मैक्सिमम गलती क्या करते हैं बच्चे, जब प्रोग्राम लिखते हैं आप लोग अपने पेपर में या कहीं भी, जो ये है सिंबल्स, इनको एक दूसरे से यूज़ करते हैं। सी आउट में ये कर देंगे, सीन में ये बड़ा यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीन मतलब आप एक्सट्रैक्ट करके वैल्यू डाल रहे हो वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे वेरिएबल अपनी वैल्यू बाहर भेज रहा है, मतलब आउटपुट की तरफ। ठीक है, याद करने का तरीका आपका है। नेक्स्ट हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये आपकी कंप्लीट C++ में बहुत बार यूज़ होगा।
काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज टू गेट द हिडन नेम्स, हिडन जो नेम्स हैं वेरिएबल्स हैं डेटा हमारे, ड्यू टू वेरिएबल स्कोप सो दैट वी कैन स्टिल यूज देम। जो चीज़ें हिडन हैं उनको हम उनके स्कोप से बाहर निकालने के लिए, लोकल स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, उसमें उसको हैंडल करने के लिए हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। इसका क्या है, डबल कोलन्स 4 डॉट, ठीक है। एल के नेक्स्ट जो आपका कीबोर्ड बटन होता है उसको 2 बार दबाने से आ जाएगा ये। अब इसका यूज देखो क्या क्या कर सकते हैं हम। एक्सेसिंग ए ग्लोबल वेरिएबल व्हेन देयर इज ए लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। जब हमारे प्रोग्राम में सेम नाम के 2 वेरिएबल होंगे, एक लोकल स्कोप में होगा, एक ग्लोबल स्कोप में होगा, तो उस टाइप की जो समस्या आएगी, जो स्कोप को रिजोल्व कराए, क्या ऑपरेटर का नाम क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप को रिजोल्व करेगा कि ये बताया कि भाई स्कोप कौन से स्कोप का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। सो यू कैन यूज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर टू एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल इफ यू हैव ए लोकल वेरिएबल विद द सेम नेम। एग्जाम्पल देखिए इसका हम, ठीक है। वी हैव 2 वेरिएबल्स बोथ नेम num with global and local scope. So to access the global num variable in the main class you need to use the scope resolution operator, ऐसे, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम देखो, s includes iostream using namespace std int num, ये क्या हुआ, एक हमारा वेरिएबल है, वैल्यू क्या है 30, इनिशियलाइजिंग है ग्लोबल वेरिएबल num, ये हमारा है ग्लोबल, ये हमारा हो गया मेन फंक्शन। इसके अंदर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सेम नाम सेम डेटा टाइप, ये क्या हो गया हमारा लोकल वेरिएबल। अब जब हमें पता प्रिंट करेंगे, हम वेरिएबल तो नेम हमारा सेम है, हम नम को प्रिंट करेंगे तो पहले कौन सा कॉल होगा हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लोकल वेरिएबल। लेकिन हमें जो ग्लोबल में डिक्लेयर कर रखा है इसी नाम सेम नाम से, उसको अगर यूज़ करना है तो क्या करेंगे हम, देखो सी आउट, इसलिए होता है हमारा सी आउट, ये क्या हमारा इंसर्शन ऑपरेटर आउटपुट स्ट्रीम में इंसर्ट करेगा इसको, इस वैल्यू को। वैल्यू ऑफ ग्लोबल नम इज, अपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया और वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है। अब क्या है, ग्लोबल जो सम हमारा नम वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट हम केवल नम प्रिंट करेंगे तो क्या हुआ, जो हमारा लोकल वेरिएबल है इसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसको चला के देखते हैं। ये देखो हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। हमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे ग्लोबल को कॉल कर लिया, यहाँ पे लोकल वाले को। यहाँ तक किसी को डाउट हो, नो सर। ये कोई कह रहा है कि उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। रेखा रिक्वेस्ट भेजो। सर हो गई, यस सर। तो इसको हम पहले करेंगे कंपाइल F9 से, वार्निंग 0 एरर्स 0। एक चीज़ देखो इसमें, अपना आज तक देखा नहीं हुआ शायद, ये आउटपुट फाइल नेम, ये यहाँ पे इस नाम से एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो जाएगी आपकी इस प्रोग्राम की, ठीक है। कंपाइलेशन टाइम कितना लगा, 6.95 सेकेंड्स। साइज़ क्या होगा आपका, इतने मेगाबाइट, किसका, जो आउटपुट की फाइल बनेगी आपकी। कंपाइल हो गया हमारा, इसको रन करते हैं। तो रन करने वाला आउटपुट क्या है हमारा, वैल्यू ऑफ ग्लोबल नम इज 30 था हमारा, ठीक है। वैल्यू ऑफ लोकल नम इज 10 था। समझ में आ गया किस तरह से हम ग्लोबल और लोकल वेरिएबल को यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है डिफाइनिंग ए फंक्शन आउटसाइड ए क्लास। एक क्लास के बाहर कोई फंक्शन डिफाइन कर दें और उसको बोल दें कि आप इसी क्लास से बिलोंग करते हो, ठीक है।
इफ़ यू आर डिक्लेयरिंग ए फंक्शन इन ए क्लास एंड देन लेटर वांट टू डिफाइन इट्स आउटसाइड द क्लास, आपने डिक्लेयर बोल दिया क्लास के अंदर एक फंक्शन को, लेकिन उसको डिफाइन करना चाहते हो बाहर, यू कैन डू दैट यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप क्या बताएगा कि ये भाई इसी क्लास का फंक्शन है, बाहर वैसे बैठा है ये, लेकिन है ये इसी क्लास का मेंबर। इन द बिलो एग्जाम्पल वी आर डिक्लेयरिंग ए फंक्शन स्पीड इन द क्लास बाइक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप लोग अपने प्रोग्रामिंग तरफ ज़्यादा ध्यान दे लो, हर चीज़ आपको इंप्लीमेंट करके देखनी पड़ेगी। जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे, कोड को एग्जीक्यूट नहीं करोगे, चला के देखोगे, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए मेरे समझाने से काम नहीं चलेगा। आयो स्ट्रीम नेम स्पेस std क्लास कीवर्ड हमारा हमने यूज़ किया, उसके बाद उसका नाम दे दिया बाइक। इसके अंदर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया void स्पीड ब्रैकेट्स और सेमीकोलन। और ये देखो ये सेमीकोलन बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना आपको। क्लास के बाद में क्लास के स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, क्लोजिंग ब्रैकेट्स, उसके बाद टर्मिनेटर। डिफाइनिंग द स्पीड फंक्शन आउटसाइड बाइक क्लास यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमने डिफाइन बोल दिया ये स्पीड फंक्शन जो है वो बाइक क्लास का है, लेकिन क्या हो सकता है एक हमारी और क्लास भी हो सकती है, क्या हो कार, स्पीड तो उसमें भी होगी। तो उस टाइम पे हम अगर बाहर फंक्शन डिक्लेयर कर दें अकेले वॉइड स्पीड, तो उस टाइम हमारा कन्फ्यूजन होगा कि ये कार क्लास का है या बाइक क्लास का है। तो उस टाइम पे हम क्लास के साथ इसको क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्पीड, अब ये क्लियरली बता रहा है कि ये स्पीड वाला फंक्शन बाइक क्लास का है। अब चाहे और कितने हम स्पीड के फंक्शन बना दें, वो सारे हमारे बाइक क्लास के बाहर होंगे, क्योंकि बाइक क्लास का फंक्शन हमने ये बना दिया एक। ठीक है, और इसमें हमने क्या प्रिंट किया, स्पीड ऑफ बाइक इज 90 kmph। ये हमारा हो गया यहाँ तक ख़त्म काम। हमने बनाया मेन फंक्शन बाइक, क्या हमारी क्लास है, इसका क्लास क्या है, क्लास हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, मतलब इसके हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। और क्लास के वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। तो बाइक का हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये क्या कहलाएगा, इसका ऑब्जेक्ट। और C++ हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो कैपिटल बी और स्मॉल बी होते हैं हमारे, दोनों चीज़ डिफरेंट होगी। उसके बाद हमने क्या किया, बाइक ऑब्जेक्ट के बाद उसके फंक्शंस को हमने कॉल किया, बाइक डॉट स्पीड। ठीक है, रिटर्न 0, और ये हो गया मेन फंक्शन क्लोज। ठीक है, इसको चला के देखते हैं एक बार। ये हमारा हो गया void स्पीड डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इसको हम डिफाइन कर रहे हैं मेन। ठीक है, अब ऐसे ही चाहें तो इसको चला देखते हैं पहले एक बार। कोई वार्निंग, कोई नहीं, कोई एरर नहीं, रन। बाइक ऑफ स्पीड इज 90 kmph। ठीक है, अब ऐसे ही चाहें हम एक क्लास और बना दें, एक क्लास यहाँ पे और बनाते हैं, क्लास कार। ठीक है, पब्लिक, ये पब्लिक क्या होता है इसको आगे हम पढ़ेंगे, void स्पीड। ठीक है, अब हम हमारे पास फंक्शन तो दो हो गए, हम इसको भी डिफाइन करना चाहें तो क्या करेंगे, इसको इसके हिसाब से सर्च कर देंगे कॉल करके, आपका स्पीड स्पीड ऑफ कार इज 190 kmph, कुछ भी कर दो। ठीक है, अब क्या होगा, और जब बाइक से कॉल करेंगे इसको, बाइक वाला फंक्शन कॉल होगा, इसको एक कार का एक बनाते हैं, कार का ऑब्जेक्ट बना दिया, कार डॉट स्पीड। और जब भी एक ध्यान रखना आपको, वैसे फंक्शन आए जब पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, कॉल के बाद हमेशा टर्मिनेटर होगा। जहाँ पे डिफाइन कर रहे हो वहाँ पे कोई टर्मिनेटर नहीं होगा, जहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो वहाँ पे आपका
टर्मिनेटर होगा लास्ट में। ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्नेचर ऑफ फंक्शन, दिस इज ऑल्सो नोन एज सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम चलाएंगे तो क्या हुआ, बाइक वाले से ये बाइक वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, और कार वाले फंक्शन से कार वाला स्पीड फंक्शन कॉल हो जाएगा हमारा। कोई एरर नहीं। स्पीड ऑफ बाइक इज 90 kmph, स्पीड ऑफ कार इज 190 kmph। ठीक है, तो क्या हुआ, स्कोप रेजोल्यूशन को ऑपरेटर के हमसे हेल्प से हमने क्या डिफाइन कर दिया, क्या बता दिया कि ये जो स्पीड फंक्शन है ना ये बाइक का है, मतलब हमें ये ऊपर ये बड़ा इसके हेल्प से ये स्पीड फंक्शन बिलोंग करेगा इस बाइक से, ये स्पीड फंक्शन बिलोंग करेगा कार से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सेसिंग ए क्लास स्टैटिक वेरिएबल। तो हमारा जो था, हम जो हिडन डेटा हमारा एक टाइप से उसको एक्सेस करें बार बार, ग्लोबल स्कोप बोलो एक मिनट को दोबारा रिपीट कर दो। बोलो क्या समस्या है। एच इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, हमने क्लास बनाई, क्लास की वर्ड यूज करते हुए क्लास बाइक। ठीक है, इसके अंदर हमने पब्लिक डिक्लेयर किया एक फंक्शन, दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ ए फंक्शन। वॉइड मतलब ये किसी टाइप की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये फंक्शन का नेम, और फंक्शन के बाद में ब्रैकेट्स कंपलसरी होते हैं एंड देन सेमीकोलन, और ये क्लास को यहाँ पे क्लोज कर दिया और टर्मिनेटर लगा दिया। सिमिलरली हमने एक और क्लास बनाई है हमने कार। ठीक है, अब क्या किया हमने बाद में यहाँ पे जो फंक्शन थे हमारे स्पीड, जो फंक्शन था हमारा स्पीड बाइक का भी था कार का भी था, तो दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से क्लास का नाम साथ में डाल दिया कि ये स्पीड फंक्शन बिलोंग करता है बाइक क्लास से और ये करता है कार क्लास से। ठीक है, अब जैसे कॉमन लैंग्वेज में देखो, आप किसी का देखो प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है आस पड़ोस में, तो वो भी कोई चारपाई ले जाता है, कोई कुर्सी ले जाता है, तो अपनी कुर्सी को पहचान लेते हो ना, अपनी खाट को पहचान लेते हो। तो सिमिलर वही है, क्या उसमें क्या करते हैं, अगर ज़्यादा आप कोई लेके जा रहा है तो उसमें क्या नाम लिख दोगे अपना और यूज़ कर दोगे। तो ये आपको भी स्कोप बता रहा है कि ये फंक्शन अगर ओपनली पड़ा है ना तो ये इस क्लास से बिलोंग करता है, मतलब इस घर की खाट है, ये इस घर की चारपाई है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, जो फंक्शंस बनाए उनको लिंक कर दिया किससे, ये जिस क्लास के वो फंक्शन है। फंक्शन दोनों का नाम क्या है, स्पीड, और केवल हम एक फंक्शन स्पीड बना दें तो हमें पता ही नहीं होगा कि किस क्लास का है ये। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, स्कोप सेट हो गया उसकी, ये फंक्शन केवल कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, वही एक्सेस कर सकता है। और यहाँ पे क्या किया हमने, क्लास क्या है हमारी, एक टाइप का डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसका हमने एक वेरिएबल बना दिया, इसको क्लास के वेरिएबल क्या बोलते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम अपने उसके जो फंक्शंस हैं, जो डेटा वेरिएबल्स उसके अंदर, ठीक है, मेंबर फंक्शंस हैं, डेटा मेंबर्स हैं, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। बाइक देन डॉट देन स्पीड फंक्शन कॉल कर दिया हमने, तो क्या होगा, बाइक डॉट स्पीड मतलब बाइक क्लास का जो स्पीड फंक्शन है वो हमारा कॉल हो जाएगा। वो क्या देगा आउटपुट हमारा, स्पीड ऑफ बाइक इज 90 kmph। ऐसे हमने फिर कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। सी लैंग्वेज हमारी केस सेंसिटिव है, कैपिटल सी और स्मॉल सी होते ही दोनों चीज़ें डिफरेंट हो गई। कार डॉट स्पीड, तो हम बात करें थोड़ा कार की स्पीड के बारे में, उसका फंक्शन कौन सा है हमारा, स्पीड फंक्शन ये है, लेकिन ये कार के लिए कार का है, तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो हमारा ये आउटपुट आ जाएगा, स्पीड ऑफ कार इज 190 kmph। उसके बाद हमने यहाँ पे इंट मेन किया था, यहाँ पे रिटर्न 0 कर दिया, दैट्स ऑल। कोई डाउट अब भी? और मेन तो ना ये आपके मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, इससे काम नहीं चलेगा। इनको आप प्रोग्राम्स को चला चला के देखो खुद अपने सिस्टम में, ठीक है, तो उसके बाद आप जब एक काम करना, गलती और क्या करोगे आप, अब इसको कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जुगाड़ करोगे टाइप करने की, क्योंकि आप काम करके खुश नहीं हो ना, तो टाइप करना चाहोगे नहीं, कॉपी पेस्ट करोगे, उसमें क्या होगा, कॉपी पेस्ट फटाफट चलेगा। लेकिन इसको जब टाइप करना स्टार्ट करोगे आप, तो वर्ड का भी बड़ा हो गया, पैरामीटर भूल गए, ब्रैकेट मिस होगी, जितने ब्रैकेट्स ओपन किए थे उतने क्लोज नहीं किए, इस टाइप के बहुत सारे एरर आएंगे। और वो आपको जब प्रैक्टिस करोगे, आप उसको चला के देखो, खुद टाइप करोगे सारे प्रोग्राम्स को, तभी आप उनको पकड़ना सीखोगे, उनके
समाधान आपको आएगा। कई बार क्या हुआ, सिंपल आपका सेमीकोलन लगा हुआ, लेकिन प्रोग्राम में एरर कहाँ पे आ रहा है, पता नहीं कहाँ पे आ रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप प्रोग्राम को पूरे को देखोगे, स्टडी करोगे बार बार, तो आपको पता चलेगा कि हाँ समस्या कोई नहीं, छोटी सी थी, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा दिखा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों प्रैक्टिस करो अब आप। अभी हमारी मेन प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, हमारे फंडामेंटल्स जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और अब हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ जा रहे हैं। हमने आज क्लास डिक्लेयर करनी देख ली है, क्लास कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं हम। You can access the class static variables using class name and scope resolution operator। अब स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसमें स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से हम इसको एक्सेस करेंगे। यू कैन सी इन द बिलो एग्जांपल, वी आर डिक्लेयरिंग ए स्टैटिक वेरिएबल इन द क्लास, वी आर डिफाइनिंग द वेरिएबल आउटसाइड द क्लास यूजिंग द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन वी आर एक्सेसिंग द क्लास नेम, वी आर एक्सेसिंग इट यूजिंग क्लास नेम एंड रेजोल्यूशन ऑपरेटर। हमारा प्रोग्राम देखो, IOStream नेम स्पेस क्लास ट्राई। ठीक है, स्टैटिक इंट num1, हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पब्लिक। ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट। ये हम आगे देखें जब क्लास के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। पब्लिक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने स्टैटिक इंट num2, लोकल पैरामीटर आइड्स क्लास मेंबर। अब ये लोकल हैं सारे इसके, तो ये अभी छुपे हुए हैं। क्लास मेंबर कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। वॉइड फंक्शन, एक फंक्शन बनाया हमने, अभी क्लास चल रही है हमारी, ये ब्रैकेट है, ये चल रहा है अभी हमारा, इस ब्रैकेट के अंदर दो चल रहे हैं। वॉइड फंक्शन, एक फंक्शन बनाया हमने, उसमें इंट num पास किया। num1 स्टैटिक वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन स्पाइट ऑफ लोकल वेरिएबल नेम num। अब स्टैटिक है तो इसको हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते लोकल वेरिएबल की तरह, तो इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से यूज करेंगे विद इन द क्लास आल्सो। सी आउट स्टैटिक num इज इक्वल टू ट्राई, ट्राई मतलब हमारा क्लास का नेम, क्लास के नेम के साथ में क्लास का जो ये num1 नाम से जो वेरिएबल है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं इसके अंदर। दूसरा हमारा क्या था, ये स्टैटिक num, ये हमारा लोकल था, इसको हमने, एक मिनट, ये हमारा ये वाला फंक्शन, ये वाला वेरिएबल जो था यहाँ पे ये डायरेक्ट लिया गया, तो उस फंक्शन के अंदर हमने num पास यहाँ पे किया। लेकिन हमें एक num1 नाम से पहले से वेरिएबल है, उसको एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्लास के थ्रू ले जाएंगे। इस क्लास में एक वेरिएबल होगा num1 नाम का, उसको ले आओ, तो हमने ये एक्सेस कर लिया। ये num1 क्या है, ये तो फंक्शन में पैरामीटर पास किया गया है, इसको तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, तो हमने उसको कर लिया। ये हमारी फंक्शन की पैरेंथेसिस क्लोज होगी, तो ये हमारी क्लास की पैरेंथेसिस क्लोज और टर्मिनेटर लग गया। डिफाइनिंग ए स्टैटिक मेंबर एक्सप्लिसिटली, अब इस स्टैटिक मेंबर को हम बाहर एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर रहे हैं। इंट, इंटीजर टाइप का है ये। ठीक है, ट्राई मतलब क्लास का नेम, इसको बिना क्लास के नाम के इसको कोई नहीं जानता क्योंकि स्टैटिक है। ठीक है, तो इसको बाहर एक्सेस करने के लिए हमें इसके क्लास की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ट्राई, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन num इज इक्वल टू 10। तो हमने num जो 1 था हमारा, इसको वैल्यू असाइन कर दी विद हेल्प ऑफ क्लास के साथ रिजोल्व करके। इंट ट्राई num, एक हमारा और वेरिएबल था स्टैटिक एरा, इसको भी हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब ये क्या हमारा ट्राई, ट्राई क्या थी हमारी, क्लास नेम, क्लास इज आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, उसका हमने बना दिया ऑब्जेक्ट ओ। इंट num इज इक्वल टू, ये हमने फ्रेश वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस num1 का इस num से या इन num से कोई मतलब नहीं है, ये हमने मेन के अंदर एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट num इज इक्वल टू 20। ओ डॉट फंक्शन, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और इसके अंदर हमने ये num1 वेरिएबल था डायरेक्टली हमने एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, क्या फंक्शन कॉल होगा, num1 जाएगा इसके अंदर,
ये फंक्शन कॉल होने के बाद क्या कॉल होगा आपका, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक कोड। num1 में क्या है आपका 20, ठीक है। तो पहले प्रिंट स्टेटमेंट में क्या आएगा, स्टैटिक num1 इज इक्वल टू ट्राई नम। ट्राई वाला num1 कौन सा है हमारा आपका, ये वाला 10, और ये नम कौन सा है जो यहाँ पे पास हुआ है। यहाँ पे क्या पास हुआ था हमारा, ये 20 की वैल्यू यहाँ पे आई थी इसमें। तो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा हमारा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20। अब देखो, अब हमने ये तो क्या फंक्शन कॉल में क्या होगा, पूरी फंक्शन की जो स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर सारी वो कॉल एग्जीक्यूट हो जाएंगे आपकी। इसके बाद हमने एक और प्रिंट किया यहाँ पे, सी आउट ट्राई देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देन num2 का हमारा ये रहा, इसको वैल्यू कहाँ पे असाइन किया हमने, यहाँ पे। तो इसको हम, क्योंकि स्टैटिक है तो ये भी केवल अपनी क्लास की हेल्प से ही बाहर इसको हम कहीं भी कॉल या यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये हमने कोड्स के अंदर लिखा है। तो ट्राई नम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये आपने इसको कॉल कर लिया, इसकी वैल्यू क्या है 15। तो क्या प्रिंट कर देगा, एंड ट्राई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर num2 इज इक्वल टू 15। अब इसको चला के देखते हैं सेम प्रोग्राम को। ये देखो हमारा पूरा प्रोग्राम मैंने लिख रखा है पहले से, क्लास ट्राई num1 num2, ये हमने फंक्शन बना दिया। ये दोनों num1 num2 थे उनको इनिशियलाइज कर दिया हमने, वैल्यूज असाइन कर दी। यहाँ पे ये कॉल हुआ, कॉल होने में क्या हुआ, ये दो लाइन है हमारे फंक्शन के अंदर, ये दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगी। क्या करेगा, num1 में क्या हमारा 10, ये num में हमने 20 पास किया था, ये यहाँ से वैल्यू यहाँ पे, और ये हमारा 15 बड़ा। चला के देखते हैं एक बार, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, एग्जीक्यूट। स्टैटिक num1 क्या आपका गया 10, एन लोकल num1 कितना हो गया आपका 20, एन ट्राई ये हमारा गया 15, क्योंकि हमने num2 को यहाँ पे 15 वैल्यू असाइन की थी। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। तो आगे आपके प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, तो आपको ये फंडामेंटल्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो अब आगे प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। अभी आप धीरे क्लास का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यूज है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, रेफरिंग टू ए क्लास इनसाइड अनदर क्लास। जैसे आप क्या होता है, आप अपने मामा के घर गए, ठीक है, आपकी मामा के घर गए तो आपकी मम्मी है, तो आपको क्या बोलते हैं, आपकी मम्मी के नाम से पुकारते हैं बहुत से आपके जो आगे दूसरे आपके मामा होंगे या कोई आस पड़ोस वाला होगा, भाई उसकी लड़की है ये, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी क्लास में आप दूसरी फैमिली में जा रहे हो तो आपको रेफरेंस किसके हिसाब से मिल रहा है, आपकी क्लास की हेल्प से। अपने गांव में रहते हो आप तो क्या होता है, आपके फादर के नाम से आपके दादा के नाम से आपको रेफ़र किया जाता है। तो वही चीज़ है ये, जब दो क्लास है हमारे पास तो एक क्लास में हम दूसरी क्लास का कोई मेंबर आएगा यूज़ करेंगे तो बोलेंगे उस क्लास का मेंबर है भाई, ठीक है। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यू कैन क्रिएट नेस्टेड क्लास विद द सेम वेरिएबल नेम्स इन बोथ द क्लासेस। You can access both the variables using scope resolution operator. For the inner class, you need outer class, then inner class, then variable. अब क्या है, नेस्टेड क्लास हमारी क्लास के अंदर क्लास, तो क्या हुआ, ये आपका एक घर था यानी क्लास थी, इसके अंदर आपने कोई क्लास बना दी, उसके अंदर यहाँ पे वेरिएबल रखा है एक। तो क्या हुआ, पहले आप इसको बाहर वाली क्लास को बोलोगे भाई कुछ, ये वाली अंदर वाली क्लास को बोलेगी और ये वाली क्लास फिर इसको वेरिएबल को एक्सेस करेगी, ठीक है। तो आपकी हायरार्की है ये, अर्जिंग है स्कोप पता चलेगा कि भाई ये जो क्लास है ये इस क्लास के अंदर है, ये वेरिएबल है ये इस क्लास के अंदर है। इस हायरार्की को हम यूज़ करेंगे।
ये हमारी है क्लास आउटसाइड क्लास। क्लास का नाम है, ठीक है, हमारा आउटसाइड क्लास। इसके अंदर में क्या किया हमने, पब्लिक इंट नम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर हमने एक और क्लास डिक्लेयर बना दी, इनसाइड क्लास। उसके अंदर भी हमने क्या किया, एक नम वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। स्टैटिक इंट एक्स, इसके अंदर एक वेरिएबल हमने एक्स भी डिक्लेयर कर दिया। ये हमारी होगी इनसाइड क्लास की क्लोजिंग, ये हमारी होगी आउटसाइड क्लास क्लोजिंग। और हमने क्या किया, इंट आउटसाइड क्लास के अंदर क्या हमारी इनसाइड क्लास है, उसके अंदर एक्स है स्टैटिक है। तो हमने पहले लास्ट प्रोग्राम में देखा है स्टैटिक वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हैं। तो आपकी हायरार्की बन चुकी है क्लास की, और उसको हमने वैल्यू क्या कर दी, साइन 5। तो इस एक्स को हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी। ना इंट मेन आउटसाइड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ए, आउटसाइड क्लास उसके अंदर इनसाइड क्लास सब क्या बना दिया। ये क्या हुआ, इनसाइड क्लास को डायरेक्टली कोई नहीं जानता, क्योंकि इसका ये हमारी एक क्लास है, क्लास इनसाइड वाली, लेकिन ये एक फर्दर दूसरी क्लास के अंदर है। तो क्या डायरेक्टली किसी को दिखाई देगी, हमें तो क्या डायरेक्टली आउटसाइड क्लास ही दिखाई देगी। उसके अंदर हम जाने के बाद पता लगा कि हाँ इसके अंदर एक क्लास और भी है, तो हम इनसाइड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड क्लास बनेगा, डायरेक्टली हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, इसमें हमारा कोई सी आउट सीन नहीं है, इसको अगर एग्जीक्यूट करेंगे हम तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, जो क्लास के अंदर क्लास इसके होता है, एक को क्लास इसके अंदर डाल दें हम। ये कभी यूज़ होंगे आपके जब आप इनहेरिटेंस यूज़ करोगे, ठीक है, नेस्टिंग ऑफ क्लास यूज़ करोगे, कुछ फीचर्स इसमें हैं कुछ आगे उसमें आगे, ठीक है। वो आप जो डिटेल में पढ़ेंगे देखेंगे आपको याद दिलाएंगे क्या क्या हमने पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इफ यू हैव 2 पेरेंट क्लास विद द सेम वेरिएबल नेम एंड यू आर इनहेरिटिंग बोथ ऑफ देम इन चाइल्ड क्लास। आपके 2 मामा हैं, ठीक है, दोनों के घर एक लड़का है जिसका नाम सोनू है, दोनों आपके घर आ गए, ठीक है, तो आप सोनू कहोगे तो कौन आएगा। तो उस टाइप की समस्या है हमारी। यू हैव 2 पेरेंट क्लास, एक क्लास है उसके 2 पेरेंट क्लास हैं विद सेम है, दोनों में एक सेम नाम का वेरिएबल है, एंड यू आर इनहेरिटिंग बोथ ऑफ देम इन द चाइल्ड क्लास। तो आपके घर में दोनों आ चुके हैं। देन यू कैन यूज अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर विद द क्लास नेम टू एक्सेस द इंडिविजुअल वेरिएबल। तो आप क्या बोलोगे, भैया छोटे मामा का लड़का है या बड़े मामा का लड़का है, मामा का नाम यूज़ करोगे, या कोई और रिलेटिव होता है मौसी आगे, कोई भी आपका मतलब एक टाइप की है। अब क्या है, हायरार्की है, एक ये आपका कोई है, एक ये कोई है, ठीक है। इन दोनों को, ये दोनों कहाँ पे आ गए आपके इस क्लास के अंदर, हमने इसको इनहेरिट कर लिया। ये हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, आगे हम इसको देखेंगे डिटेल में। तो क्या है, यहाँ भी एक सोनू नाम से वेरिएबल है, यहाँ भी है, अब दोनों इसके अंदर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ क्लास के साथ उसको रिजोल्व करेंगे। भाई ये क्लास, क्योंकि क्लास तो सेम नाम की नहीं हो सकती, ये C1 है, ये C है, C1 है, तो ये सोनू बिलोंग टू C एंड दिस सोनू बिलोंग टू C1। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ये किसका माई कौन है, क्लास पेरेंट 1 प्रोटेक्टेड इंट नम पब्लिक पेरेंट, ये क्या हमारा फंक्शन बन गया, नम की वैल्यू हमने 100 असाइन कर दी, ठीक है। ये वो हमारी एक क्लास होगी हमारी, यहाँ तक। क्लास पेरेंट 2 प्रोटेक्टेड, इसमें भी सेम नाम से वेरिएबल है, इसमें हमने उसको वैल्यू फंक्शन बनाया पेरेंट 2, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी। ये हमारी होगी दूसरी क्लास। ये हमारी आई क्लास चाइल्ड क्लास, तो तीसरी क्लास, इसमें हमने इसकी हेल्प से पेरेंट 1 को और पेरेंट 2 को इनहेरिट कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या, इसके अंदर फंक्शन बनाया पेरेंट्स 1 नम, पहली क्लास के नंबर की वैल्यू क्या होगी, इस नंबर की वैल्यू क्या है 100, इस नंबर की वैल्यू क्या दी हमने 200। पेरेंट 1
और नम। ठीक है, तो हमें क्या स्कोप रेजोल्यूशन के हेल्प से ये नम कौन से क्लास से है, पेरेंट 1 क्लास का है, ये नम कौन सी क्लास का है, पेरेंट 2 क्लास का है। ठीक है, एक चीज़ में और देखेंगे हम, जो हमारा क्लास का नेम है और जो फंक्शन का नेम है वो बिल्कुल सेम है दोनों में, देखो। ठीक है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हमें क्या हुआ, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं किसी क्लास का, मतलब फंक्शन विद द सेम नेम ऑफ क्लास, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, हमें उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये फंक्शन जो अपने आप कॉल हो जाएंगे और नम को वैल्यूज 100 एंड 200 असाइन कर देंगे। तो हमने कहीं भी इसमें फंक्शन कॉल नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी। ये हो गया हमारा, जो हमारी क्लास होगी चाइल्ड क्लास। ये हमारा मेन फंक्शन में आए, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट से हमने फंक्शन कॉल किया, ये बड़ा फंक्शन। ये फंक्शन कॉल होते क्या करेगा, पेरेंट 1 का नाम वैल्यू प्रिंट कर देगा, पेरेंट 2 के नाम की वैल्यू प्रिंट कर देगा, उसके बाद रिटर्न 0। पेरेंट 1 की वैल्यू क्या है 100, और इसी क्या है 200। ठीक है, मेरे पास सेम प्रोग्राम हमने लिख रखा है। ठीक है, इनको चला के देखो ना, जब आपको समझ में आएगा चीज़ें क्या हैं। ये कंपाइल करते हैं, रन करेंगे। पेरेंट्स 1 नम इज 100, पेरेंट्स 2 नम इज 200। ठीक है, मतलब ये वैल्यू दी थी हमने, तो ये हमारी चल गई। नेम स्पेस, सपोज we have 2 namespaces and both contain class with same name। अब क्या हो सकता है, नेम स्पेस क्या है, कंटेनर टाइप का सिस्टम है आपका। ये कंटेनर है आपके पास, ये कंटेनर है। ठीक है, ये नेम स्पेस 1 है, ये नेम स्पेस 2 है। तो हम ऊपर यूज़ करते हैं नेम स्पेस std यूज़ करते हैं अभी तक। तो इसके अंदर कुछ क्लासेज होंगी, इसके अंदर अपनी कुछ इसकी क्लासेज होंगी, कुछ इसके अपने फंक्शंस होंगे, इसके अपने फंक्शंस होंगे। अब तक क्या होता था, सेम क्लास के अंदर हमारे, या विद इन 2 क्लास हो गया अंदर सेम नाम से वेरिएबल हो रहे थे। अब हमारे 2 नेम स्पेस के अंदर भी सेम नाम की क्लास हो सकती हैं। यहाँ भी क्या होगा, एक प्रिंट नाम से क्लास बना दें हम, एक यहाँ भी प्रिंट नाम से क्लास बना दें। लेकिन जब नेम स्पेस, हम दोनों नेम स्पेस इंक्लूड कर दिए, यहाँ पे करते हैं ना हम नेम स्पेस std, उससे नेम स्पेस 1 और 2 दोनों हमने ऐड कर लिए, इसमें यूज़ कर लिए, इंक्लूड कर लिए अपने प्रोग्राम में। तो क्या होगा, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये जो क्लास है, फंक्शन जो भी कॉल कर रहे हैं हम, कौन से नेम स्पेस से बिलोंग करता है। std cout हेलो। ठीक है, हमने cout फंक्शन कॉल किया नॉर्मली, लेकिन हमने बता दिया कि ये std फंक्शन जो हमारी क्लास नेम स्पेस है उससे बिलोंग करता है। दिस इज इक्वल टू cout हेलो। ये क्या हमारा एंड लाइन, ये क्या है हमारा, ये भी एक फंक्शन है जो कहाँ से बिलोंग करता है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस से। तो हम रादर देन डायरेक्टली यूजिंग, इसको हटा दें और इसको हटा दें। अब तो कैसे चल रहा था हमारा प्रोग्राम, लेकिन हमने क्या किया, इसको उस सेम नाम से कोई दूसरा नेम स्पेस हो जो हमने इंक्लूड कर रखा हो यहाँ पे, तो उसमें भी एंड लाइन और cout नाम से फंक्शन हो, तो क्या होगा, वो कन्फ्यूज हो जाएगा हमारा कंपाइलर कि कौन से cout को कॉल करूँ, कौन से एंड लाइन को कॉल करूँ। ठीक है, तो उसको रिजोल्व भी कौन करता है, हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर।